तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि मध्यकालीन इतिहास यानी कि मेडुअल हिस्ट्री का है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर आ रहे हैं। इस वक्त अभी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों की, तो इसीलिए हम एग्ज़ाम की तैयारी कराने में व्यस्त हैं। तो इसीलिए अभी हम सभी यूनिट्स के ऊपर, सभी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पेपर सॉरी दोस्तों, टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। एक दो टॉपिक बीच बीच में डालते रहते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि समाजशास्त्र की परिभाषा, भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या क्या है, महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति। ऐसे बहुत ही टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो परीक्षा में आने के 100% चांस हैं। उन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप लोग चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं विजिट करके वहाँ पर। और यदि आप लोग वीडियो देखने में सक्षम नहीं है तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप लोग डायरेक्ट वीडियो ही देखें। हमारा वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जाकर आप लोग वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं। और वेबसाइट पर हमारे सभी टॉपिक्स पर नोट्स उपलब्ध है, आप लोग वहाँ से नोट्स देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ रात को 8 बजे लाइव आता हूँ, और रोज़ रात को 8 बजे लाइव आता हूँ, और वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के जो मन में डाउट होते हैं उनको क्लियर करता हूँ। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आइए और रात को 8 बजे हमारे वीडियो पर। तो चलते हैं, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, हमारा मेडुअल हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का है। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को तुरंत नोटिस मिलती रहेगी। आप लोग वहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में मैं लेकर आया हूँ अतुलगोत्रीय प्रश्न, जो कि बहुत छोटे प्रश्न है, लेकिन 2-3 नंबर के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% गारंटी के साथ एग्जाम पेपर में आएंगे। 18-19 क्वेश्चन है शायद हमने तैयार किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, कल्हड़ क्या या कौन थे। मतलब आ सकता है केवल कल्हड़, उसके ऊपर ना कुछ नहीं लिखा रहेगा कि कौन है, क्या थे क्या नहीं थे। तो लिखा रहेगा केवल कल्हड़ कौन थे। तो कल्हड़ आप लोगों को पता ही होगा, चम कश्मीर के जो थे चंपकदास राजा थे, उनके बेटे, और सॉरी दोस्तों, चंपक के पुत्र थे, चंपकदास नहीं थे, चंपक के वो हर्षदेव के राज्य में थे वो। और जो संगीत मर्मज्ञ अग्रज थे, वो संगीत मर्मज्ञ कनक थे, उनके अग्रज थे। और इन कल्हड़ की आप लोगों को वो तो पता ही होगी, क्या नाम है उनकी, एक रचना थी रजत रंगड़ी, जो बहुत ही मशहूर थी। ये उपन्यास था। तो आप लोगों ने अगर ये नहीं देखा तो आप लोग क्वेश्चन पूरा डिटेल में है, आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि लोग कल्हड़ के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, मैंने अभी नया चैनल स्टार्ट किया है, इसीलिए सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं प्रोवाइड कर पाया हूँ। लेकिन आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर, अपना प्यार जताते रहिए, सपोर्ट करिए, ताकि आगे मैं भी नए नए वीडियो डाल सकूँ, अपलोड कर सकूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ की, लोथल क्या या कौन था। तो दोस्तों, लोथल जो है ये कोई आदमी नहीं है। ये क्या है, कौन में नहीं आएगा ये क्या है या क्या था। तो ये 1954 में खोजा गया गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित बहुत ही पुराना बंदरगाह शहर है, जिसका खोज जो मतलब 2400 वर्ष ईसा पूर्व बना था। ये शहर आज भी है गुजरात क्षेत्र में, गुजरात के भाल क्षेत्र में है। भारत के गुजरात राज्य जो है पश्चिम देश में है, पश्चिमी एरिया में, वहाँ पर है ये। तो ये लोथल है। तो आप लोग कह सकते हैं कि लोथल
गुजरात के भाल क्षेत्र में पाया जाने वाला बहुत पुराना बंदरगाह शहर है और यह 2400 ईसा पूर्व का है। इसकी खोज 1954 में की गई थी। फिर क्या है, मोहनजोदड़ो का संक्षिप्त परिचय। मोहनजोदड़ो क्या था? एक शहर था जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता में निकला था। हड़प्पा सभ्यता की अंतर्गत आता है। मोहनजोदड़ो में ऊंची ऊंची दीवारों के घर, मकान थे, बर्तन थे इत्यादि आता है, तो आप लोग लिख सकते हैं। फिर क्या है, अशोक के धम्म के बारे में बताइए। अशोक ने एक धम्म, तो जो कि ये धम्म है, अशोक के धम्म के बारे में बताइए। अशोक ने शिलालेख, बहुत से शिलालेख लिखवाए थे, स्तंभ लेख लिखवाए थे, ताम्रपत्र, ताम्रलेख, ताड़लेख, बहुत से ऐसे लेख थे। तो उन्होंने स्तंभ लेख में बताया कि धम्म कि दूसरों को परोपकार करना, दूसरों के ऊपर दूसरों की सेवा करना, दयाशीलता, दानशीलता इत्यादि के बारे में बताया था। वही सब तो क्या था कि ये धम्म के अंतर्गत आता था, इसी को हम धम्म कहा गया। फिर क्या है, मेगास्थनीज का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो जो ये हमारे मेगास्थनीज थे ये क्या थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक दरबारी थे और ये एक यूनानी इतिहासकार थे और ये भारत के मतलब देश की खोज करने के लिए लोग, मतलब ये दुनिया की सैर करने निकले थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, उनके दरबार में कई दिनों तक रहे। तो ये थे इनका संक्षिप्त विवरण। फिर अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र वह है जिससे हमारी आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो। आर्थिक स्थिति, कृषि, धन का वैभव, धन की बढ़ोतरी इत्यादि के बारे में किया गया अध्ययन क्या है? अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। फिर क्या है, प्रागैतिहासिक युग को परिभाषित कीजिए। कहा जाए तो प्रागैतिहासिक युग जो है उसको पाषाण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसी युग के दौरान पत्थरों का उपयोग करना मानव ने शुरू कर दिया था। इस युग में मानव कबीले बनाकर रहते थे और थोड़ा बहुत पत्थरों का ज्ञान होता गया। ये पत्थर को भाले के रूप में, नुकीले हथियारों के रूप में उपयोग करने लगे। ऐसे ही बहुत से प्रगति, तो इसीलिए इसे क्या कहेगा, प्रागैतिहासिक, यानी कि प्रगत ऐतिहासिक, प्रगति के आधार पर ऐतिहासिक जो हुआ उसी को क्या कहेगा, प्रागैतिहासिक युग कहा गया। फिर देखते हैं क्या है कि वैदिक कालीन नारियों की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो वैदिक कालीन नारियों की स्थिति यह थी कि उनको बहुत अत्यधिक सम्मान दिया जाता था और उनको घर में रखा जाता था। उनको काम करने के लिए नहीं बाध्य किया जाता था और उनको अपनी स्वेच्छा के अनुसार जीवन जीने की सुविधाएं उपलब्ध थी। फिर क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण के विजय के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जैसा कि क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण के विजय के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो दक्षिण के विजय क्या थे कि एक यूनानी लेखक जस्टिन तथा प्लूटार्क ने क्या कहा था कि यह लिखा कि उन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेना थी, जो उनको लेकर वह समस्त भारत को हरा दिया था। और अन्य साधनों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि वह दक्षिण के राज्यों में विजय प्राप्त कर चुका था। तो अशोक के लेखों से यह पता चलता है कि उसका साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था और चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने कोई भी विजय की हो इसका कोई अभी तक उल्लेख नहीं हुआ है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो दक्षिण के भारत के प्रदेश थे वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही हासिल किए थे। ये सब चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में टिप्पणी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा था, यह आप लोग जानते ही होंगे। वह अपने राज्य को एक साम्राज्य में बदल चुका था और इतनी तेजी से पूरे राज्य पर कब्जा करता था
वह कभी किसी युद्ध में हारा ही नहीं था, और उसकी यह महान विजेता को देखते हुए वह महान विजेता बन गया था। उसकी यह जीत को देखते हुए एक वैज्ञानिक थे, मतलब एक राइटर थे, B.S. स्मिथ या स्मिथ। उन्होंने इसको क्या, भारत ने को इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि दे दी। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये भी आ जाता है कि भारत के नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को किसने प्रदान की थी। तो आप लोग लिख सकते हैं, अगर ऑप्शन है B.S. स्मिथ, तो आप लोग वो टिक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है वो क्या है कि एक प्रशस्त विषय जो है, यह एक लेख है, अशोक स्तंभ लेख है, जो कि हर्षेय के द्वारा कौशाम्बी लाए गए अशोक स्तंभ में था। यह 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाया गया था। इसमें यह बताया गया था कि जो राज्य समुद्रगुप्त से युद्ध में हार गए थे उनका वर्णन बताया जाता है, और इसके साथ साथ यह भी बताया जाता है कि जो समुद्रगुप्त था वह अपनी विजय यात्रा थी, वह उत्तर भारत के आर्यावर्त के 9 शासकों को परास्त करने के साथ शुरू किया था, जिसमें गणपत, अच्युत और ऐसे कई शासक थे। तो ये था प्रयागराज की प्रशस्त। फिर है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्धों का वर्णन कीजिए। ये आप लोग देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ये आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब पर अवेलेबल है। फिर क्या, सामंतवाद के सामाजिक कारण का उल्लेख कीजिए। जो सामंतवाद थे, जो राजा के दरबार में दरबारी लोग रहते थे, उसमें कुछ सामंत होते थे जो व्यापार के चलते, व्यापार के बढ़ावे या कर वसूली में वो राजा को सलाह दिया करते थे। तो उनके बीच में हुए विवाद के बहुत से कारण थे कि वो एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते थे और वो लालच में आ गए थे। ऐसे बहुत से कारण थे। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संस्कार से आप क्या समझते हैं। संस्कार, आप लोग को पता ही होगा कि संस्कार क्या है। एक व्यक्ति में निहित होती है कि ये आदमी संस्कारी है या नहीं है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि संस्कार क्या होता है। आप लोग बीए कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकता है। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बहुत सा प्रभाव पड़ा कि उसने कई मंदिरों को तुड़वा दिया, और वो बहुत ही क्रूर शासक था, और वह आक्रमणकारियों में से सबसे नंबर 1 पर आक्रमणकारी गिना जाता था। तो ऐसे बहुत से कारण थे, वो बहुत ही प्रभाव पड़ा। फिर अंत्येष्टि संस्कार पर प्रकाश डालिए। तो आप लोगों को हम बता दें कि जो अंत्येष्टि संस्कार है, यह हिंदुओं के संस्कारों में से 16वें संस्कार का अंतिम 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण व अंतिम संस्कार है, मतलब आखिरी संस्कार है। इससे अंतिम संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार ही होता है जो कि मृत्यु के दौरान किया जाता है। तो अंत्येष्टि संस्कार यही है कि जो अंतिम संस्कार किया जाता है मृत्यु के परिजनों द्वारा किया जाता है, यही है अंत्येष्टि संस्कार। आप लोग इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो अंतिम संस्कार होता है वही अंतिम संस्कार होता है। ये याद रखिएगा कि ये 16वें संस्कार या 16 संस्कारों में से सबसे नंबर 1 पर है, ये सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। फिर क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु के प्रति शिष्य के क्या कर्तव्य थे। तो वैदिक कालीन में शिक्षा के प्रति शिष्य के बहुत से कर्तव्य थे कि वह अपने गुरुजनों की सेवा करें, गुरुजनों के आज्ञा का पालन करें, वो गुरुजनों के लिए कुछ भी करने को तैयार होते थे। फिर क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा से प्राप्त